अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं कराची के इलाके मंगू पीर के हवाले से, जहां एक शख्स के कत्ल के मामले पर पुलिस ने नया मौक़िफ़ पेश कर दिया। वो ये है कि पहले कहा कि पुलिस के रोकने पर मुल्ज़िमान की फायरिंग से राहगीर जाँ बहक हुआ, और बाद में कहा कि मुल्ज़िमान टारगेट किलिंग करके फरार हो रहे थे कि पुलिस से सामना हो गया। मंगू पीर से ये खबर सामने आई, जहां पर एक शख्स के कत्ल के मामले पर पुलिस की जानिब से अब नया मौक़िफ़ पेश कर दिया गया है। इससे कबल कहा गया कि पुलिस के रोकने पर मुल्ज़िमान की फायरिंग से राहगीर जाँ बहक हुआ। बाद में अब ये कहा जा रहा है कि मुल्ज़िमान टारगेट किलिंग करके फ़रार हो रहे थे कि पुलिस से सामना हो गया। तो एक राहगीर इस मामले में जाँ बहक हुआ था। ताहम अब पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि पुलिस के रोकने पर मुल्ज़िमान की फायरिंग से राहगीर जाँ बहक हुआ है। बाद में कहा गया कि मुल्ज़िमान टारगेट किलिंग करके फ़रार हो गए थे कि पुलिस से सामना हुआ है। तो मंगो पीर में फायरिंग और पुलिस के बदलते बयानात, इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, क्या अपडेट हैं? पुलिस ने ये बयान अपडेट क्यों कर दिया? दाई तौर पर जब पुलिस की जानिब से बयान ये दिया गया था कि एक मुश्तबा अफराद हैं जिनकी जानिब से फायरिंग की गई थी और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। ताहम जब तहकीकात की गई, जो पुलिस अफसरान थे जय वकुआ पर पहुंचे तो पता ये चला कि दो नामालूम मोटरसाइकिल मुल्ज़िमान थे, एक गाड़ी का पीछा करते हुए आ रहे थे और उन्हें पीछा करने के बाद जो कार सवार था उसको टारगेट करके वहाँ से फ़रार हो गए थे। वाकई की CCTV फुटेज भी सामान्य हासिल की है। मैं आपको जय वकुआ थोड़ा समझाऊँ कि ये जो दो मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल सवार थे वो सामने की से आए हैं। ये वो कार है जहां पर ये कार का पीछा किया जा रहा था और ड्राइविंग साइड पर एक ही फायर किया गया और मुल्ज़िमान जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से फरार हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त जो है खुदादाद के नाम से की गई है और जो उसके साथ उसका बेटा भी मौजूद था वो खुशकिस्मती से को कुछ नुकसान नहीं हुआ और वही बेटा जो है अपने जो बाप को रक्शे में डालकर अस्पताल उसने मुंतकिल किया है। तो पुलिस का ये कहना है वाक़या इब्तिदाई तौर पर टारगेट किलिंग लगता है, जो है इस वाक़े की तहकीकात का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। सही, इब्तिदाई तौर पर ये वाक़या टारगेट किलिंग लगता है, बात सामने आ रही है। अच्छा शाहनवाज, CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, उसमें क्या बात वाज़ेह हुई है? शाहनवाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? कहीं शाहनवाज, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई है, उसमें क्या बात वाज़ेह हुई है? बिल्कुल, जो CCTV सामान्य हासिल की है उसमें वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि जो दो मोटरसाइकिल मुल्ज़िमान हैं वो कार का पीछा कर रहे हैं और कार का पीछा करने के दौरान जो है उनको जैसे ही मौका मिलता है टर्निंग के पास ये गाड़ी पहुंचती है तो वो ड्राइविंग साइड से एक फायर करते हैं और उसी रास्ते से फरार होते हैं जिस रास्ते से वो आए थे। तो फुटेज में वाज़ेह तौर पर दोनों मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है और ये उनकी शनाख्त जो है ताहम अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि जो ये रूट था उसके जो मुख्तलिफ रास्ते हैं उनकी जो है फुटेज हासिल की जा रही है कि ताकि जो क्लियर उनका चेहरा नज़र आ सके। ताहम जो तहकीकात का सिलसिला है वो जारी है और वाक़या जो है अभी तक जो है इब्तिदाई तौर पर टारगेट किलिंग लगता है। इनिशियली पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये पुलिस और के दरमियान मुकाबला हुआ है और पुलिस का ये भी बताना है कि जब मुल्ज़िमान यहाँ से वापस फरार हुए हैं तो उस दौरान जो है मुल्ज़िमान का और पुलिस का मुकाबला हुआ है और उन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की और वहाँ से बदलते मौके इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फैसल, अगर ये वाकयात बिल्कुल अलग थे तो पुलिस ने पहले वाला बयान किन बुनियादों पर दिया, इसकी कुछ वजाहत हो सकी? जी हाँ, बिल्कुल यही सबसे बड़ी वजह है और यही चीज़ है कि पुलिस अफसरान जो है वो किस तरह से गाफिल होते हैं और उन्हें किस तरह से मिसगाइड किया जाता है। पहले तो इसको ये बताया गया कि मुकाबला हो रहा था और मुकाबले के दौरान जो है वो मुल्ज़िमान की फायरिंग से एक शहरी जो कि कार में सवार था वो जाँ बहक हुआ, शदीद जख्मी हुआ, फिर अस्पताल जाके वो जाँ बहक हुआ। अब जो है वो इसको ये बता रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग हुई है क्योंकि ये फुटेज आ गई है सामने, इसलिए जो है वो ये चीजें हक़ाइक़ सामने आए हैं कि ये जो है वो टारगेट किलिंग है। मोटरसाइकिल पर सवार दो मुल्ज़िमान आए थे जिन्होंने एक ही गोली मारी मकतूल को, जो एक लगी है, उसके बाद जो है वो फरार हो गए जबकि उसका बेटा साथ बैठा था वो महफूज रहा है। तो पुलिस का ये कहना है अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए कि ये टारगेट किलिंग है और ये टारगेट किलिंग की वारदात जो हुई है इसके पीछे क्या कहानी है, किस वजह से जो है ये टारगेट किया गया है, इस पर जो है वो तहकीकात की जाएगी। जी ठीक है। अब ये हमने देखा फैसल के पुलिस की कारकर्दगी हमेशा तनकीद की जद में अक्सर रहती है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से भी हमने देखा कि गुज़श्ता 2 सालों में एक के बाद एक वाक़या सामने आया है। तो पुलिस सेटअप में, पुलिस ट्रेनिंग में क्या ऐसी खामियां हैं जिसको दुरुस्त होने की ज़रूरत है? कुछ पुलिस हुकाम इस मुतालिक बताते हैं।
जी बिल्कुल, आमल केस हुआ था, आपको याद होगा, वो डिफेंस में एक मासूम बच्ची थी जिसको जो है वो वालिदैन की अमरादारी थी और मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान वो जो पुलिस एहलकार थे उनकी फायरिंग की जद में आई और जाबा हुई। उसमें भी पुलिस ने पहले तो अपने इब्तदाई बयान में कहा था कि वो मुल्जिमान की फायरिंग से मरी है, लेकिन जब ये तफ्तीश हुई तो सब चीजें सामने आ गई कि वो तजर्बेकार पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बाख हुई। इसी तरह मकसूद शारा फैसल में निशाना बना था। तो ये मुतवातिर केस होते रहे हैं, जिसके बाद ये कहा भी गया कि ट्रेनिंग कराई जाएगी, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही पुलिस एहलकारों को कि वो जो है वो आम शहरी इससे महफूज रहे। अगर कहीं ना कहीं ऐसा वाकया होता है, कहीं पुलिस मुकाबला होता है, तो उसमें कोई बेगुनाह निशाना ना बने। बिल्कुल फैसल शकील, आपने दुरुस्त फरमाया कि मकसूद का वाक़या भी हमारे सामने है, जिसमें एएसआई को सज़ा भी हुई, इंतज़ार का वाक़या भी हमारे सामने है, अमल का वाक़या भी हमारे सामने है। पुलिस की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें बता रहे थे और शाहनवाज भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची में नुमाइश चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम हलाक जबकि 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक मुल्जिम फरार हो गया। नुमाइश चौरंगी के करीब घर में डकैती की कोशिश नाकाम। 15 पर इतला देने पर पुलिस का फौरी एक्शन। मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक फरार है। घर के मालिक पोस्टर जॉर्ज के मुताबिक सुबह 4:30 बजे डाकू घर में दाखिल हुए। इन्होंने मारा पीटा और बांध दिया। बेटे ने शोर सुनकर पुलिस को इतला दी। रात को सो रहा था तो तकरीबन 4:30 बजे करीब वो लोग दाखिल हुए हैं और मुझे सो रहे आके मुझे दबा लिया उन्होंने और बस रोदकोप किया और बोला बताओ पैसे निकालो कितने। 15-20 मिनट मारते रहे। एसपी जमशेद टाउन का कहना है कि मुल्जिमान अफगानी मालूम होते हैं, लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। मैंने मौके पे जो इंटरोगेशन की हमारे मुद्दई से, वो यही बता रहे थे कि मुल्जिमान आपस में पश्तो में बात कर रहे थे। उनके हुलियाजात भी मतलब वो अफ़गानी फ़ील होते हैं और ये पास्ट में भी काफ़ी ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें यही अफ़गानी गैंग सरगर्म रहा है, जिसने फ़िरोज़ाबाद, बहादराबाद इलाकों में काफ़ी हाउस रॉबरीज की हैं। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। फरार होने वाले डकैत की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। सिंध पुलिस का एक और मुकाबला जाली साबित हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने मुकाबले में शामिल तमाम अहलकारों समेत तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत जस्टिस नजर अकबर ने रिमार्क्स दिए कि एक मुल्जिम को 7 गोलियां मारी गईं, जबकि पुलिस एहलकारों को 1 गोली तक नहीं लगी। अदालत ने मुल्जिम सुहेल और शेर अल्लाह की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। 21 दिसंबर 2019 को पुलिस ने थाना साइड सुपर हाईवे की हुदूद में मुल्जिमान के साथ मुकाबले का दावा किया था। आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट में मजीद बेहतरी आई है। करंट अकाउंट $1.6 अरब सरप्लस हो गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, क्या वजूहात हैं इस बेहतरी की, क्या बताते हैं ज़राए? देखिए रमीज, जो बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो बहाल हो चुकी हैं। तजारती जो तवाज़ुन है उसमें बेहतरी आई है, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ बड़ी हैं और जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें भी इजाफा हुआ है और नतीजे के तौर पर जो है तजारती खसारा भी कुछ कम हुआ है। तरसीलात ज़र भी बड़ी हैं पाकिस्तान की बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी रकूम भेज रहे हैं। तो इस वजह से मौजूदा माली साल के पहले 5 माह में $1 अरब 64 करोड़ का सरप्लस रहा है करंट अकाउंट, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत में $1 अरब 74 करोड़ का करंट अकाउंट खसारा था। और साथ ये भी बताया गया है कि नवंबर में करंट अकाउंट मजीद $44 करोड़ 70 लाख सरप्लस रहा और पिछले साल जो है तकरीबन 32 करोड़ से ज्यादा का खसारा था। तो मजमूई तौर पर ज़खायर जो है वो 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर रहे। नवंबर में $13.1 अरब जो कि 3 साल की बुलंद तरीन सतह है। और साथ ये भी स्टेट बैंक का कहना है कि ये बैरून मुल्क तलब और मकामी जो मुआशी सरगर्मियां हैं उसमें तेजी का इजहार है और उम्मीद ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। कई बरसों के बाद पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हुआ है। ठीक है, मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। स्टेट बैंक ने क्या कहा ये तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की, जो कहते हैं कि वबा के बावजूद मईशत कमाल अंदाज में पलट रही है। ट्विटर पर स्टेट बैंक के आदाद शुमार शेयर करते हुए उन्होंने कौम को ये अच्छी खबर सुनाई है। उन्होंने लिखा कि करंट अकाउंट नवंबर में भी 447 मिलियन सरप्लस रहा। पिछले माली साल 1.7 अरब खसारे के बजाय इस बार करंट अकाउंट अब तक $1.6 अरब सरप्लस हो गया है।
स्टेट बैंक के ज़खायर 13 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, जो 3 बरस में सबसे ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने नैब कानून में तरमीम के लिए अपोजिशन की तजावीज़ को एनआरओ करार दे दिया। उन्होंने ये हिदायत दी कि पार्टी रहनुमा और तर्जुमान हर फोरम पर आवाम को बताएं कि अपोजिशन ने एनआरओ कैसे मांगा। अपोजिशन चाहती है 1 अरब रुपए से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई ना करे और करप्शन पर नाअहली की सज़ा भी ख़त्म कर दी जाए। पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हुकूमत सेनेट के शफाफ इलेक्शन कराना चाहती है, जबकि अपोजिशन का दोहरा मयार इसी मामले पर सामने आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वुज़रा को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी है। तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नैब कानून के हवाले से और इसमें होने वाली तरमीम के लिए अपोजिशन की तजावीज़ को एनआरओ करार दिया गया है। उन्होंने ये हिदायत दी कि पार्टी रहनुमा और तर्जुमान हर फोरम पर आवाम को ये बताएं कि अपोजिशन ने एनआरओ कैसे मांगा। अपोजिशन चाहती है 1 अरब रुपए से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई ना करे और करप्शन पर नाअहली की सज़ा भी ख़त्म कर दी जाए। पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत सेनेट के शफाफ इलेक्शन कराना चाहती है, जबकि अपोजिशन का दोहरा मेयार इसी मामले पर सामने आ गया। कारकर्दगी पर इमरान खान की नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी के तहत वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वजारतों में मुआहिदा आज होना है। शेख रशीद कहते हैं कि उन्हें तो अभी नया कलमदान संभाले 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर पास होने के लिए पुरुमीद है। इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट। वफाकी काबीना के होते हुए वज़ीर-ए-आज़म हाउस को वजारत और डिवीजन से डायरेक्ट होना पड़ गया। अब मुआहिदा होगा। अहदाफ के हसूल में बिला जवाज ताखीर करने वाले बचेंगे नहीं। 2.5 साल के दौरान 200 हादसात में 193 हलाकतें, वरसा को मुआवजे से महरूम और 50 अरब रुपए खसारे पर वजारत रेलवे छोड़ने वाले शेख रशीद अब नए कलमदान में अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए सरगर्म। बुध को मेरा हफ्ता हो जाएगा। बुध के दिन मैंने चार्ज लिया। अभी मैं महकमा में जा रहा हूँ। अभी पासपोर्ट रहता है। पुलिस बेहतर है। नादरा हुआ है, लेकिन नादरा में अभी काफी काम करना रहता है, उसको जरा ठीक करता है। फिर पासपोर्ट है और फिर उसमें इमिग्रेशन है। वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर बज़ाहिर मुतमईन कहते हैं कारकर्दगी पर नंबर तो आवाम ने देने हैं और फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने करना है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो इस अंडर प्रोसेस है। आप लोग नंबर दे सकते हैं। जब आपके सामने सारी रिपोर्ट आ जाएगी तो आप नंबर देना, मुझे नंबर कबूल होंगे। शेख रशीद के दौर में वजारत रेलवे की कामयाबियों में ML1 मंसूबे की मंजूरी, ऑनलाइन टिकट्स का इजरा, रेलवे ट्रैकिंग एप्लीकेशन, फ्रेट ट्रेनों की तादाद 8 से बढ़कर 12 होना और कराची सर्कुलर ट्रेन की जुज़वी बहाली शामिल है। फाटक के बगैर 3000 रेलवे क्रॉसिंग का मसला अलबत्ता हल नहीं हुआ। हुकूमती पेशी से 1 रोज पहले डॉक्टर भेजकर खाना पूरी कर रही है। कल रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर आया, कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं आया। इलाज ना हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। ज़ाती मौलिद से चेकअप कराना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने अदालत में इस्तदा कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान बोले, टेस्ट की रिपोर्ट 1 माह बाद मिली है। अदालत आने से 1 दिन पहले ये तमाशा लगा लेते हैं। अदालत ने दरख्वास्त तलब कर ली। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता भी हुआ। बड़े भाई की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद, कहते हैं शहबाज शरीफ कमर दर्द का रोना रोते हैं। आप विकेट की दोनों जानिब खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन के इस्तीफे अवाम की आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा कुछ नहीं है। हमजा, शहबाज शरीफ और बिलावल तीनों इस्तीफों के खिलाफ हैं। हमजा शहबाज कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। इस्तीफा देना है तो शर्क पूरी की तरह स्पीकर को जमा कराएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने कहा है कि मेरे ख्वाब के मुताबिक हालात सही नहीं जा रहे। आने वाले साल में इस साल से ज़्यादा मुश्किलात होंगी। मेरे ख्वाब में हालात सही नहीं जा रहे हैं। आगे चल करके कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर 2020 से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। मैं तो सेनेट से पहले कुछ देख रहा हूँ, कुछ न कुछ होगा। PDM की क़यादत में ज़िमनी इंतखाब लड़ने के मामले पर इख्तलाफ सामने आ गया। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी समाज सामने ले आया। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। PDM स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में क्या हुआ, समा ने पता लगा लिया। अपोजिशन इत्तेहाद ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने पर मुत्तफिक न हो सका।
जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक में है, जबकि नून लीग तशद्दुद का शिकार है। इजलास में शरीक लीगी रहनुमा ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जराये का कहना है कि JUI और चंद छोटी जमातें इलेक्शन लड़ने की मुखालफ हैं। जराये के मुताबिक कमेटी की सिफारिशात PDM के सरबराही इजलास में रखी जाएंगी और हतमी फैसला सरबराही इजलास में ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने 16 फरवरी को सिंध असेंबली की 2 और बलोचिस्तान असेंबली की 1 नशिस्त पर इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। इसी तरह 19 फरवरी को पंजाब में कौमी और सूबाई असेंबली की 1-1 नशिस्त, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी कौमी और सूबाई असेंबली की 1-1 नशिस्त पर इलेक्शन हो रहा है। हुकूमत गिराओ तहरीक अपनी जगह मगर सियासत अपनी अपनी करो। पीपल्स पार्टी ने 11 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद को अपना फैसला सुना दिया। जियाली जमात ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों से बाज़ाब्ता दरख्वास्तें मांग ली हैं। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने उम्मीदवारों से बाज़ाब्ता दरख्वास्तें तलब कर ली। NA 45 और PK 63 की टिकट के ख्वाहिशमंद 26 दिसंबर तक दरख्वास्तें इरसाल करें। कौमी असम्बली के हल्का NA 75 सियालकोट, पंजाबी असम्बली के हल्का PP 51 गुजरावाला, सिंध असम्बली के हल्कों PS 43, PS 88 और बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 20 के ज़िमनी इंतखाबात की दरख्वास्तें तलब कर लीं। उन्होंने हिदायत की है कि दरख्वास्तें बिलावल हाउस कराची के पते पर इरसाल की जाएं। पेशावर का रुख करें, जहां सब्जी मंडी की सड़क खंडर में तब्दील हो गई। शाहराह 3 साल पहले ही बनी थी। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताएगा क्या माजरा है? जी, इस वक्त हम फिरदौस सब्जी मंडी में खड़े हैं और यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन हज़ारों अफराद जो है ख़रीदारी के लिए आते हैं। अशिया खुर्दनोश जिनमें सब्जियाँ हैं और दीगर जो मंडी है वहाँ से सामान ले जाते हैं। लेकिन इसकी जो सड़क है तकरीबन ये 200 फुट सारा फासला नहीं होगा, लेकिन ये सड़क मुकम्मल कंडरात का नमूना पेश कर रही है और इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही। जो मकामी दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि तकरीबन 3 साल पहले ये सड़क बनाई गई थी, लेकिन निकासी आप का निज़ाम ना होने की वजह से जब भी बारिश होता है तो ये पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती है। उनका कहना है कि ये सड़क अगर अब भी बन जाए तो फिर भी टूट फूट का शिकार होकर जो है ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए पहले निकासी आपका यहाँ पर निज़ाम बनाया जाए। दूसरी तरफ जो TMA है, जो इंतज़ामिया है, म्यूनसिपल इंतज़ामिया है, उनका कहना है कि इस हवाले से CNW को हिदायत की जा चुकी है, PC1 बनाया जा रहा है और जल्द इस सड़क की मुरम्मत की जाएगी और यहाँ पर निकासी आपका मसला हल हो जाएगा। जी अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी दारुल हुकूमत के पुरफज़ा मकाम शक्करपड़ियाँ पर कंवल झील इफ्तिताह के 1 हफ्ते बाद ही खुश्क हो गई। सयाह मायूस होकर वापस लौटने लगे। शहजाद अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद के पुरफिजा मुकाम शक्करपड़ियाँ पर कमल झील में कमल के फूल चंद रोज ही खिल सके, फिर यहाँ आने वाली चंद रोजा बहार को खिज़ां सूरत आसेब ने निगल लिया। 1 हफ्ता कबल जिस झील का इफ्तिताह हुआ वहाँ अब खुश्क पत्थर और मायूसी दूर दराज से आने वाले सयाहों का मुंह चढ़ा रही है। ना तो यहाँ पे लोटस है ना झील है, तब क्या देखें यहाँ पे। एटलीस्ट आप उसकी कैंपेन जब चीज कंप्लीट हो जाए तब करें, ताकि आके इस तरह से जो भी लोग आ रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। 1 ही हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि न झील रही ना ही कमल के फूल। CDA ने सारा मलबा बंजर और पथरीली जमीन पर डाल दिया। हमारा ख्याल था कि वो जो लेक है वो उसी में सस्टेन कर जाएगी, लेकिन नीचे चूँकि उसके बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, तो वो पानी जो वहाँ पर ठहरता नहीं है, तो इसलिए उसके पानी को ठहरने के लिए उसकी थोड़ी पिचिंग और वो दूसरी बाकी चीज़ें वो चल रही हैं। वफाकी तरक्याती दायरे के दावे अपनी जगह, लेकिन फैमिलीज के साथ आने वाले शहरी इस कारकर्दगी से खुश नहीं। हसरत उन गुंजों पर जो बिन खिले मुरझा गए। ये झील इस मिसरे की मुकम्मल अकास है, जिसका पानी सयाहों के पहुंचने से पहले ही खुश्क हो गया। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। पेशावर BRT में कुछ दिन पहले मास्क न पहनने पर शहरी और गार्ड्स का झगड़ा हुआ था। शहरी ने गार्ड्स को थप्पड़ मारे थे। आइए वो फुटेज देख लेते हैं।
आपको बताएं कि बीआरटी में चंद रोज कबल मास्क न पहनने पर शहरी और गार्ड्स का झगड़ा हुआ था और शहरी ने गार्ड्स को थप्पड़ मारे थे। आप ये फुटेज देखिए समा की स्क्रीन पर, किस तरह से शहरी गार्ड्स को थप्पड़ जड़ रहा है और मास्क उसने खुद नहीं लगाया हुआ था और इस पर वो गार्ड्स को थप्पड़ मार रहा था और इस पर बीआरटी इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि हमने सुलह सफाई कर ली है, ये मामला हल कर लिया गया है। आज आपको सुलह सफाई की फुटेज भी दिखाएंगे। आपको ये बताएं कि पेशावर बीआरटी में कुछ दिन पहले मास्क न पहनने पर शहरी और गार्ड्स के दरमियान ये झगड़ा हुआ था, जिसकी फुटेज आपको सामने दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि बीआरटी इंतजामिया ने कहा था कि हमने सुलह सफाई कर ली है। शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहाब, ये किस तरह की स्टेशन के अंदर सुलह सफाई हो रही है और शहरी ने कोई बाज़ाब्ता दरखास्त भी दी है क्या? जी बिल्कुल, देखें कुछ दिनों पहले पेशावर में शहरी ने मास्क नहीं पहना था, जिसको रोकने की कोशिश की इंतजामिया के मुताबिक के शहरी को रोकने की कोशिश की, उसने सिक्योरिटी गार्ड पर मुक्के बरसाए और फिर इंतजामिया की जाने से ये कहना था कि हमने बात सुलह सफाई के से हल कर ली। लेकिन शहरी का ये दावा है, ये दावा किया है कि इंतजामिया ने मुझे अंदर ले जाकर और 5 गार्ड से मारा है और उसकी वीडियो भी आज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुसाफिर ने ये दावा भी किया है कि मास्क मेरे साथ हाथ में था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ बदअखलाकी की है, मुझसे गलत अल्फाज में बात की, इसलिए मैंने उसको मुक्के बरसाए। दूसरी जानिब तर्जुमान का ये कहना है कि इस तरह छोटे मोटे झगड़ों में ये होता है, अगर इस तरह हो गया, लेकिन ये बात को हल करने के लिए इसलिए ये हुआ है। और मुसाफिर का ये कहना है कि मैंने FIR भी दर्ज की है, जो कि स्टेशन का सुपरवाइजर है और दीगर जो अमला है उनके खिलाफ मैंने FIR दर्ज की है और एहतजाज भी हम करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया शहाबुर रहमान, आप इससे मुताल्लिक हमें बता रहे थे। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहते हैं आप मिसाल रियासत मदीना की देते हैं और मिसाल आप खुलफा इकराम की देते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत के दौरान नैब की कस्टडी में ये इतने लोगों की डेथ्स हुई हैं, इनका आप जवाब आपको देना पड़ेगा। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि नैब से या नैब कवानीन में बात ये होती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है पाकिस्तान की, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स कह रही हैं, सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी होती है, ये पकड़ दकड़ बंद होनी चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होनी चाहिए बात। कोई NRO आपसे नहीं मांग रहा। NRO अगर मांगा तो वो आपने मांगा, जिसका सबूत मैंने पेश कर दिया है कि जो हुकूमती बिल कायमा कमेटी में मौजूद है, रिकॉर्ड निकाल के देख ली, उसको परसूख कौन कर रहा है? हुकूमत परसूख कर रही है। उसकी ओनरशिप कौन ले रहा है? हुकूमत ओनरशिप ले रही है। और किसी भी कानूनी माहिरीन को बुला के पूछ लीजिए कि अगर वो बिल पढ़ा लीजिए और BRT का केस, मालम जबा, सुनामी ट्री का बिल का जो केसेस हैं सारे वो उनके सामने रखें, तो वो आपको खुद ये बता देंगे कि ये सारे केसेस जो हैं ये बेनिफिट लेते हैं इस ऑर्डिनेंस से, और ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। फैसलाबाद का 18 साला काशिफ दिमाग की शरियान फटने से मरा। डेथ सर्टिफिकेट में यह तस्दीक हो गई। प्लम्बर का काम करने वाला आम से लड़के काशिफ ने 3 माह पहले 30,000 रुपए का मोबाइल सिर्फ इसलिए खरीदा था कि वो PUBG खेल सके। जी हाँ, और अब वो मजीद महंगा मोबाइल भी खरीदने वाला था। पहले तो इस पर बात कर लेते हैं यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताएगा तफसीलन ये क्या मामला था, कहाँ से ये बात शुरू हुई और लड़के की डेथ तक बात पहुँच गई? देखें, बिल्कुल काशिफ, जिसकी आज से 2 दिन पहले ये रिपोर्ट हुआ था कि बच्चा जो है PUBG खेलने से उसकी दिमाग की शरियान फटी और उसकी डेथ होगी। तमाम इसकी जब रिपोर्ट सामने आई तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इसकी ब्रेन की एक वेसल जो है वो रैप्चर हुई है, जिसके बाद इसका खून जो है वो दिमाग के अंदर ठहरना शुरू हुआ, जिसके बाद इनिशली तौर पर प्राइमरी जो काज है वो यही लिखा गया कि इसकी वो रैप्चर होने से इसकी डेथ जो है वो काज हुई है। जब उसके बारे से थोड़ी सी रिसर्च की, उसके बारे में देखा गया तो वो बच्चा बताते हैं कि रोज़ाना रात को तकरीबन जो है गेम खेलता था। PUBG की गेम खेलने के बायस जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और उसने अपने साथ साथ प्लम्बर का काम करता था, और क्योंकि प्लम्बर का काम जो है कहीं रेगुलर नहीं होता, कहीं एक दिन जाना दिहाड़ी लग जानी,
तो उस पैसों का वो अपनी गेम को अपग्रेड करता रहता था। और उसके जो दोस्त हैं वो यही बताते हैं कि ये प्रो प्लेयर यानी कि एक सीनियर प्लेयर जो है पबजी का बनने का शौकीन था और इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, इस चीज़ के ऊपर पैसे लगाता रहता था और प्रो प्लेयर का डेजिग्नेशन इसने अपनी पबजी के अकाउंट में हासिल कर लिया हुआ था और उस अकाउंट के बाद ये अपने आप को सीनियर प्लेयर जो है वो डिक्लेयर किए हुआ था। तो हम आखिरी 2 गेम इसने अपने पड़ोसी के साथ जो खेली हैं वो गेम ये बच्चा जो है लूज़ कर गया था और सुबह 5 बजे के करीब ये गेम ख़त्म किया है। तो इसकी वालदा इसके पास आई है, तो ये बार उस वक्त इसकी वालदा बताती हैं कि ये बच्चा रोने लग गया, कि ये बता रहा है कि जनाब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। ठीक है यूसुफ, यानी दिहाड़ीदार ये लड़का था, प्रो प्लेयर ये बनना चाहता था। फैसलाबाद के काशिफ की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। समा टीम जब उसके गांव इस्लामपुरा गई तो हैरान रह गई। एक छोटे से गांव में तकरीबन हर लड़का ही पबजी गेम खेल रहा है। 10 घंटे से ज़ायद तक मुसलसल यही गेम खेला जा रहा है। एक से बढ़कर एक मोबाइल इनके हाथों में होता है। मुसलसल पैसे देकर गेम अपलोड कराया जाता है। यूसुफ, एक नहीं बल्कि तमाम ही लड़के इस गांव के ये गेम खेल रहे हैं। ऐसा क्या है इस गेम में, क्या बताते हैं ये नौजवान और दीगर क्या मौक़िफ़ है? देखें बिल्कुल ये गांव वाहद गांव यहाँ पर देखने में, जहाँ पर अक्सरियत लड़कों की जो है वो यहाँ पबजी खेलने में ही मसरूफ़ थे। गुज़श्ता रात हम लोग वहाँ पर मौका पर गए भी हैं और वहाँ पर तकरीबन लड़के जो हैं मुख्तलिफ घरों के अंदर उन्होंने एक तरह से पबजी स्टेशन से बनाए हुए हैं। तकरीबन एक घर के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने लड़कों से मुलाकात की, वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 लड़के जो हैं वो तमाम के तमाम पबजी खेलने में मसरूफ़ थे और उनको इस हद तक एडिक्टिव हो चुके हुए हैं कि वो घर वालों की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तमाम लोग जो हैं वो यही करते हैं कि दिहाड़ीदार लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं और इसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि अपनी गेम को अपग्रेड करने के लिए। इसके साथ साथ वो बैरून मुल्क से लोगों से वो अपने अकाउंट्स परचेज़ करते हैं ताकि वो एक अच्छे प्लेयर बन सकें। उन हवाले से जितनी भी बात हुई उनका यही कहना है कि हम लोगों को पबजी का इस हद तक एडिक्टिव हो चुके हुए हैं कि किसी भी हाल में पबजी से दूर होने को तैयार नहीं है। वालिदैन इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका भी यही कहना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस लानत का शिकार होते चले जा रहे हैं और उनकी यही अपील है कि किसी तरीके इस जो चीज़ है पबजी, इसको जो ख़त्म किया जाए ताकि पबजी से बच्चों की जान छुड़वाई जाए। वालिदैन का तो ये कहना है क्योंकि उनके जहनों पे बहुत बुरा असर डाल रही है। आप हमारे साथ ही रहेगा यूसुफ चीमा। नाजरीन, आपने सुना कि बच्चे रात गए से सुबह 5 बजे तक यही पबजी गेम खेलते हैं। हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा ने जब काशिफ के पड़ोस में बात की, उनके दोस्तों से पूछा तो उनका क्या कहना था वो सुन लीजिए। मैं कहता हूँ अगर 24 घंटे है ना दिन के अंदर तो 20 घंटे तो हमारे गेम के अंदर गुजरते हैं। हम घर वालों को भी टाइम नहीं दे सकते थे, लेकिन देखा जाए ना तो ये गेम इतनी अपनी तरफ खींचती है कि इंसान को खाना पीना भी भूल जाता है, रहना भी भूल जाता है। जैसे कि मेरा भाई था, तकरीबन 5 बजे तक गेम में ऑनलाइन ही रहता था, वो सोता ही नहीं था और सुबह भी 1 घंटा सोता था, फिर मोबाइल की तरफ लग जाता था। ज़्यादातर लोग जिसके बाद नहीं ना कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते इस पैसे, वो कोई चोरी करने चला जाता है, कोई काम करता है, घर से चोरी पैसे कर लेता है, घर से कोई चीज़ उठा के भेज दे। ये ऐसे काम हो रहे हैं हमारे मोहल्ले में। कई लड़के ऐसे जो घर से उठा लेते हैं पैसे और इन्वेस्ट कर देते गेम के ऊपर। इनको होता है कि हमें स्किल मिल जाए कोई अच्छी। इस गेम में तो स्किन वगैरह होती है, रॉयल पास मिलता है, अपग्रेड होती है गेम। सीजन 13-14 से खेल रहा हूँ मैं, अब सीजन 16 चल रहा है। ग्राउंड में मैं 4 मंथ में पहुँचा। वो इसी वजह से वो एस के लिए हैक लगवाना पड़ता है। एक गेम के लिए 5000 रुपये का हैक लगता है। ओवरअचीवर टाइटल है एक, वो मिलता है 250 अचीवमेंट पॉइंट से। अचीवमेंट पॉइंट बढ़ते हैं मिशन करके। वो मिशन होते हैं हर एंगल के अंदर, ऐसे करो ऐसे करो। वो इसी वजह से सुबह उठते हैं 6 बजे, नाश्ता भी नहीं याद रहता, हम लोग गेम खेलने लग पड़ते हैं। दिमाग पे ऐसे लगता है जैसे हम लोग अंदर खेल रहे हैं, जैसे हम लोग को गोलियां लग रही है, ऐसे लगता है। कम उम्र बच्चे तक इस लत में मुब्तला हैं। मौक़िफ़ आपने जाना तमामी प्लेयर्स का। काशिफ के वालिद और मामू का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। वो ये कहते हैं कि लड़के ने सुबह 5 बजे रोना शुरू कर दिया था। THQ अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने दवा देकर घर भेज दिया था। दर्द ख़त्म ना हुआ तो CT स्कैन करवाया गया। दिमाग की शरियान मुतासर थी। कर सकते थे वो किया था। ये आगे हम इनको रोकते थे कि आ जाओ। अब हमें भी इतना पता नहीं था कि ये इस हद तक जो है ना गेम चली जाती। पहले हमने सुना था कि इससे कुछ होता है, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज देखा है तो पता चला है कि इससे बहुत कुछ होता है। ये गेम ऐसी है, ये नशा ऐसा है इसका कि हमें खुद समझ नहीं आती कि क्या मसला है। कितना हम सख्ती भी करते हैं, मारा पीटा भी है। अब बड़ी औलाद है, एक 18-19 साल का है लड़का, उसको मारे पीटेंगे वो घर से निकल जाएगा, ये भी डर रहता है। लड़के के वालिद और मामू की बात तो आपने सुनी। दूसरी जानिब माहिर नफ्सियात डॉक्टर ज़ीशान ये समझते हैं कि पबजी हमारी दिमागी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। गेम्स तो है एक अनकॉन्शियस स्टेट जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं।
लाशऊरी में हम जिसको सोच रहे होते हैं। दूसरे एंगल में हम ये देखते हैं कि वो बच्चा जो अपनी एक्चुअल लाइफ में, रियलिटी लाइफ में चीज़ों को फुलफिल अचीव नहीं कर पाता, सिविरिटी इस हद तक अख्तियार कर जाती है कि सुसाइडल थाट्स देखना शुरू कर देता। खुदकुशी के रुझानात, सुसाइडल आइडिएशन जो होती हैं, जो वो परवान चढ़ जाते हैं। छोटी से लेकर माइनर चीज़ों तक जब वो फिल नहीं होती, तकमील तक नहीं पहुंचती, तो वो खुदकुशी, ज़िंदगी ख़त्म करने, ज़िंदगी से प्यार उनका ख़त्म। एक चीज़ माइनर की यूनिट है गेम का, पबजी का, वो इतना इंपॉर्टेंस दे देता है कि अगर वो फुलफिल नहीं होती तो उसकी ज़िंदगी उसके पस मंज़र में चली जाती है, वो गेम सबसे पहले आ जाती है। तो ये है पबजी, इससे होने वाले असरात और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं वो आपने जाना। तमाम तर सूरत हाल से यूसुफ चीमा आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ अवान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वो अपनी इस तकलीफ़ के अजाले के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की इस कैंपेन से मुस्तफ़ीद ना हो सकें, तो हमारे जो स्क्वाड हैं वो खुद उन जगहों पे पहुंचेंगे और वहाँ वो चेक करेंगे कि वहाँ हमारे ये भेड़िए जो हैं मुआशरे के, ये कारोबार के नाम पे अवाम की जानों से खेलने वाले दरिंदे और भेड़िए, ये किस तरह से अवाम को और ख़ुसूसी देहात के अंदर रहने वाले और शहरों के अंदर बसने वाले जो बच्चे हैं उनको खाने पीने की अट्रैक्टिव कोई स्लांटीज़ हैं, कोई चिप्स हैं, कोई केचप है, कोई उनके लिए टॉफ़ियाँ चॉकलेट के रूप में, गर्ज़ के हर वो चीज़ जिससे बच्चा अट्रैक्ट होता है उसके अंदर मिलावट पाई गई है। और वो मिलावट शुदा अशिया जो हैं उनका ना सिर्फ हम उनको मौके पे तलफ़ करते हैं, ज़ाया करते हैं, बल्कि एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, एक अमल ये है कि जो बेच नहीं सकता वो उस पर टैग करके उसकी एक्सपायरी डेट को बदल के सस्ते दामों देहात के अंदर वो अशिया बेची जा रही हैं। फिरदौस आशिक़ अवान गुफ्तगू कर रही थी, आपने मुलाहिज़ा किया। पेशावर में मजदूरी करने वाले बच्चों को तालीम देने के लिए ख़वातीन रज़ाकार मैदान में आ गए और अपनी मदद आप के तहत मुफ्त तालीम का आगाज़ कर दिया। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। खेलने, कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों को तालीम के जेवर से कैसे आरास्ता किया जाए, पेशावर की रज़ाकार ख़वातीन ने इस मकसद के लिए मुफ्त स्कूल सर्विस का आगाज़ कर दिया, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों को शाम में मुफ्त तालीम दे रहा है। कोई चूगम बेचता है, कोई गन्ने बेचता है, कोई सेब बेचता है और कोई कबाड़ का काम करते थे। तो मैंने कहा कि इनके लिए क्यों ना एक स्कूल खोला जाए कि ये शाम में आके ये पढ़ा करें। इब्तदाई तौर पर रज़ाकार ख़वातीन सूबाई हुकूमत के तावन से 3 सरकारी स्कूलों में शाम के वक्त अपनी खिदमात अंजाम दे रही है, जहां हर स्कूल में 50 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम है। मैं अपने पापा के समोसे बेचे हूँ, शाम के यहाँ से तालीम हासिल करता हूँ। मैं सुबह सिट्टे बेचती हूँ और शाम यहाँ पे तालीम हासिल करती हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ। इन नादार बच्चों को न सिर्फ मुफ्त तालीमी सहूलियात बल्कि खाने पीने और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी भी मुहैया की जाती है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। लाहौर में जिला इंतजामिया ने रेनबो विलेज कायम कर दिया। इस खूबसूरत गांव की सैर करा रहे हैं दानियाल उमर। कौसे कज़ा के रंग आसमान से उतरे हैं मकानों पर। इंतजामिया ने इस दिलकश नज़ारे के लिए इंतखाब किया है एयरपोर्ट के करीब धीर गांव का, जहां 127 घरों और दुकानों को रेनबो के रंगों में रंगा गया है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मुनफरिद प्रोजेक्ट का मकसद कच्ची आबादियों को दिलकश बनाना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने इसकी बड़ी अजीब सी लुक थी, जो फ़र्क है वो आपको वाज़े नजर आ रहा है। सड़क का नज़ारा तो बहुत उम्दा है, मगर धीर गांव के बाज रिहायशी इस तब्दीली पर खुश नहीं। डिसेंट कलर होना चाहिए था, किसी को भी देखें तो अच्छा लगे कि ये कोई बुरा ना लगता। ये कलर, ये देखें ना, 3-4 रंग है, पता नहीं कैसे कैसे रंग कर दिए हैं, ये हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे।
जिले इंतजामिया के मुताबिक लाहौर के अतराफ मजीद कच्ची आबादियों को भी कौसे कज़ा की तर्ज पर रंगा जाएगा। सोना लाहौर प्रोजेक्ट के तहत लिबर्टी चौक को भी इसी तरह खुशनुमा रंग दिए गए हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और मुल्तान में महकमा वाइल्ड लाइफ ने घर से 2 टाइगर्स और 2 शेर बरामद कर लिए। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मुल्तान में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। रिजवान मुगल नामी शहरी के घर से गैर कानूनी तौर पर पाले गए नायाब नस्ल के बंगाल टाइगर्स और अफ्रीकन शेरों की जोड़ी को तहवील में ले लिया, जिनकी मालियत 70 लाख बताई जा रही है। तो हमने अपनी तहवील में ले लिए हैं बंगाल टाइगर और अफ्रीकन लाइन, ये 2 पेयर हैं जी। और नेक्स्ट जो हुक्म मिलेगा उसके मुताबिक अभी ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट मुल्तान की तहवील में आई। जंगली जानवरों के खौफ में मुब्तला शहरियों ने महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई पर सुख का सांस लिया। ये शेर से यहाँ धाड़ते थे, हमारे बच्चे खौफजदा हो जाते। महकमा वाइल्ड लाइफ वालों ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। बंगाल टाइगर्स को डीजी खान वाइल्ड लाइफ पार्क में, जबकि अफ्रीकी शेरों की जोड़ी को बहावलपुर चिड़ियाघर मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। और अब आपको लिए चलते हैं गिलगित की सर्द वादी में, जहां आग ही आग है। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये एहतजाज नहीं, जश्न है। अनोखा मगर दिलचस्प है। चारों तरफ आग ही आग। ये है बल्ती सकाफत मेफिंग, गिलगित बल्तिस्तान का कदीम त्यौहार, जिसमें सैकड़ों लोग बुलंद पहाड़ी सिलसिले से मशल उठाए नीचे उतरते हैं और खूब रक्स होता है। इनका मानना है कि मौसम के एतबार से 21 दिसंबर से साल नौ का आगाज होता है और इस अमल से सर्दी लौटना शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक कदीमी रिवाज है जो ये है कि इस सख्त सर्दी से निजात देने के होने की वजह से इस खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं। जश्न के आखिर में दस्तरखान पर गिलगित की सौगात सजाई जाती हैं। और सिंध धरती पर करप्शन की हरियाली। बड़ी खबर है हैदराबाद से, जहां डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में 1 साल के दौरान 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। कोई आफत भी नहीं आई, लेकिन आफत से निपटने के लिए 7.5 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। जी मंसूर, बताइएगा कि इससे बड़ी और क्या आफत होगी कि अवाम का पैसा करप्शन की नजर हो रहा है। मंसूर से भी बात करेंगे। आपको ये बताएं कि सिंध धरती पर करप्शन की हरियाली। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि हैदराबाद से, जहां डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में 1 साल के दौरान 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। कोई आफत भी नहीं आई, लेकिन आफत से निपटने के लिए 7.5 जो अरब रुपए हैं वो करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। आपको बड़ी खबर देंगे, जहां डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में 1 साल के दौरान 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।